उत्तर भारत में कहावत है, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी भारतीय लोग सेविंग्स बहुत करते हैं। यह पता चलता है देश में 137 करोड़ बैंक अकाउंट हैं सेविंग्स और करंट के, और ये सारे खाते आते हैं देवाशीष पांडा जी के पास, जो कि डीएफएस सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में। पांडा साहब, बहुत स्वागत है आपका। पांडा साहब, कुल मिलाकर के इस देश में भविष्य की सिक्योरिटी और आज का चैन ये आपकी जेब में है। और ये बताइए कि इस बजट ने किस तरीके से आम आदमी को ये ढांढस दिया है कि उसकी जो संपत्ति सेविंग्स जो बैंकों के पास है वो सेफ रहेगी। देखिए, पूरा हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ही स्टेबल है, और इस देश में कोई भी बैंक को कभी गिरने नहीं दिया गया है। कोई बैंक अगर खराब हुआ तो उसको बचाया गया है बाय वे ऑफ आइदर रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन, यानी मिला दिए गए बैंक, कहीं अमेलन किया गया या तो कहीं उसको पुनः उसका रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं वो कराया गया। सो ये हमारा एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। जहाँ तक और बेहतर कैसे हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, इस संबंध में हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें निरंतर काम कर रहे हैं और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। उसमें वो अपने वर्टिकल्स को और मजबूत कर रहे हैं ताकि अच्छे सुपरविजन हो और जिससे कि कोई बैंक गिरने से बचे और अर्ली वार्निंग आ जाए, ताकि उसमें जो भी उनमें ऐसा कार्य करना है उसको रोकने के लिए वो कर सकें। इसके अतिरिक्त जो छोटे हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जिसकी 5 लाख तक का बचत है बैंक्स में, उसको ये कितने होंगे ऐसे पूरे देश में? करीब 90% के ऊपर ही होंगे। जो 90% बैंक अकाउंट जो लोगों के हैं, हाँ, उनमें किसी में भी 5 लाख से ऊपर पैसा नहीं है। 5 लाख के नीचे है जिसके, और दैट मतलब वो स्टेटिस्टिकल वही डेटा है, और ये पूरा तरह इंश्योर्ड है। 5 लाख के अमाउंट, पहले 1 लाख था, अभी बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया गया है। और इस बजट में भी आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि इसको भी किस प्रकार से हम कानून में कोई बदलाव लाकर ये सुनिश्चित करें कि जो अगर कोई बैंक खराब होता है तो उसका कैसे हम उसको पेमेंट उसका एक निश्चित समय सीमा के अंदर, यानी कि अगर किसी का पैसा फंसा है तो कितने समय में दे देंगे उसको। यानी कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और एक मियाद रहे जिसके अंदर वो पैसा पेमेंट अकाउंट होल्डर को दे दे। तो ये कह रहे हैं कि आपने एक सुरक्षा कवच बनाया है, सेफ्टी नेट बनाया है इस बजट के जरिए। दूसरा मामला जो एक आम आदमी के लिए जुड़ा हुआ है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस उसके भविष्य की सिक्योरिटी, उसके इलाज, तमाम चीज़ों के लिए होता है। पहले इस पे आपत्तियां थी, अब इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़्यादा आ सकता है। एक समय कहा जाता था कि इससे खतरा है क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट का पैसा लोग बाहर विदेशी कंपनियां लेंगी और बाहर ले जाएंगी, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक सुरक्षा जो है हमारे देश में, जिसको इंश्योरेंस हम लोग पेनिट्रेशन कहते हैं, वो कम है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। और सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सारे ऐसे पहल की गई है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके कारण से काफ़ी पेनिट्रेशन में वृद्धि हुई है, लेकिन हमें बहुत कुछ और करना है। उसमें लोगों का जो आदत है वो जाना चाहिए कि हमें सोशल सिक्योरिटी, चाहे वो इंश्योरेंस और पेंशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि उनको किसी मुसीबत में इंश्योरेंस काम आए और वृद्धावस्था में पेंशन काम आए। और इसमें निरंतर काम चल रहा है, कई सारे योजनाएं लाएगा। अटल पेंशन योजना एक उदाहरण के स्वरूप, देन पीएम किसान पेंशन योजना है। तो इस प्रकार की कई पेंशन योजना और इंश्योरेंस स्कीम्स। तो इंश्योरेंस एक सेक्टर ऐसा है, उसमें बोथ लाइफ और नॉन लाइफ दोनों कवर होते हैं, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, और जिसमें जीवन बीमा है। और ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो हमारे यहाँ सन 2000 में हमने उसको एफडीआई के लिए खोला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 26% किया। फिर उसको 2014-15 में उसको बढ़ा के 49% किया उसमें। लेकिन एक राइडर उस समय रखा गया था कि ये इंडियन कंट्रोल्ड और ओन्ड होगा, यानी जो विदेशी निवेश है उनके हाथ में मैनेजमेंट और ये कंट्रोल नहीं जाएगा। तो ये व्यवस्था थी। अब माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अब एफडीआई हम उसको खोल के 49% से उसको 74% करेंगे, और जो पहले ये कंडीशन रखे गए थे, शर्तें रखी गई थी, वो हटा के केवल ये रखेंगे कि जो उसकी
की मैनेजमेंट पर्सनल है और जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडियंस होंगे और उसमें से 50% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ये एक मजबूत व्यवस्था है और उससे हमें पूरी भरोसा और पूरा विश्वास है कि बहुत सारे निवेश इसमें आएगा इस सेक्टर में। अभी तक 26,000 करोड़ लगभग आया हुआ है और ये आने से क्या होगा, ये साथ में कैपिटल लाएंगे ही, टेक्नोलॉजी लाएंगे, ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट्स लाएंगे और कस्टमर को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलेगा और हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ेगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ेगा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ना होने से क्या नुकसान है, कम होने से क्या नुकसान है? फिर लोगों को सुरक्षा नहीं है जी। मान लीजिए कोई ब्रेडविनर है फैमिली का, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनकी मृत्यु हो कॉस्ट होता है जी, उसका पॉलिटिकल कॉस्ट भी होता है, सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है। वो फैमिली पूरा डिस्ट्रॉट हो जाएगा, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फिर ऋण लेगा, ऋण ही हो जाएगा। तो इसलिए सोशल, या पेंशन होता तो पेंशन मिलता उस परिवार को। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे जो परिवार हैं जो ये 4 लाख रुपया है, 2-2 लाख का छोटा है, दिन में आप 1 रुपया का बचत करें तो आपको 4 लाख का ये बीमा हो जाता है, एक्सीडेंट से मृत्यु हो या फिर वैसे ही नॉर्मल कोर्स में मृत्यु हो जाए। और वो 4 लाख से लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, किसी ने घर के लिए ऋण लिया था उसको आधा आधा किया, आधा रखा और कोई व्यवसाय शुरू कर दिया। तो ये देखिए कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको जो इनकम लेवल्स उतना नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन ये जो माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम है बहुत ये अहम रोल अदा किया। इसमें आप कितने ऐसे लोग होंगे भारत में जिनके पास किसी ना किसी एक तरह की पॉलिसी होगी? देखिए अभी जो हमारा ये माइक्रो इंश्योरेंस में लगभग 34 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं आज के दिन में, जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। और वैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ काउंट करेंगे तो जैसे जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम, वो एलोन करीब 49 करोड़ पॉलिसीज़ उनके पास है, 31 लाख करोड़ का उनके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन ये संख्या और हमारे पॉपुलेशन के आधार पर अगर आप जाएं तो और बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं LIC 31 लाख करोड़ का आसामी है, तो आप तो उसका IPO ला रहे हैं, उससे कुछ आम जनता को फायदा होगा? बिल्कुल, मैंने कहा ना, एक तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क में मजबूती आएगी, ट्रांसपेरेंट होगा, हर चीज़ का डिस्क्लोजर होगा ताकि जो शेयर होल्डर भी है और जो उसकी पॉलिसी होल्डर है दोनों को सभी कुछ की जानकारी होगी। तो एक स्ट्रांग कॉरपोरेट गवर्नेंस की फ्रेमवर्क बन जाएगी। दूसरी ओर पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर को उसको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो ये तो विन विन है सभी के लिए, पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर्स और जो भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये IPO निश्चित रूप से। आम आदमी का एक और कहना है कि बैंक से लोन लेने जाओ तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और बैंक अपना पैसा जमा करो तो कम पैसे लगते हैं। यानी उनका कहना है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। नहीं देखिए, तो कुछ इसको आप आम जनता के लिए कुछ बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक में आदमी पैसा डाले तो कुछ ज़रा जेब भारी करके जाए? नहीं देखिए, जो डिपॉजिट अगर आपने सेविंग्स बैंक में रखा तो उसका एक परसेंटेज आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट तो कम हो रहा है। अब वो तो कम मतलब जैसे देश की, अगर आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ तो नेगेटिव भी है या ज़ीरो है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पैसा लोग वहाँ विदेश में, जैसे डेवलप्ड कंट्री हो गया तो वो तो पैसा सरप्लस है रखते हैं या फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी कल्चर आ रहा है कि हम उसको इन्वेस्ट करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डालें या जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस खरीदें, पेंशन खरीदें और इक्विटी खरीदें। तो इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट के तरफ भी लोगों की अभी रुझान बढ़ रही है, हमारा मार्केट और डेवलप हो रहा है। क्या भारत की सरकारों और सिस्टम के लिए और बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी कि लोग अपना बहुत सारा पैसा सिर्फ सेविंग बैंक में डाल देते हैं? यही है, यही कल्चर को बदलना है और उसको प्रोडक्टिव यूज में, लायबिलिटी है नहीं, उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाना चाहिए। या तो कोई व्यवसाय करिए, हाँ, वो एक तरीके से बैंक में आपने पार्क कर दिया वो पैसा, तो वो पैसे को लगाना चाहिए। और लोग, हमारे जैसे मार्केट्स डेवलप हो रहा है, लोग धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड का देखिए या अन्य प्राइवेट इक्विटीज़ में देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स तमाम ऐसे हैं जो लोग उसमें। तो आपकी एडवाइस क्या होगी कि सूझबूझ करके सेविंग्स अच्छी चीज़ है लेकिन वाइज सेविंग ज़्यादा ज़रूरी है, वाइज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा एक प्रूडेंट उसकी मतलब जो सेविंग्स, जो आपकी जो बचत है, उसको आपको एक प्रूडेंट तरीके से उसको बांट के रखना चाहिए कि हम कुछ पैसा पेंशन में डालें तो हमारे वृद्धावस्था में काम आएगा, कुछ पैसा हम इंश्योरेंस में डालें जिससे कि कोई अनहोनी होता है तो हमारे परिवार को कोई वो नहीं आएगा,
कुछ पैसा रखे जो उनको बैंक में फ्लोट रखना चाहिए कि कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी के लिए काम आएगा, कुछ वो लगा सकते हैं बाजार में पैसा। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि आप कह रहे हैं बैंक में पैसा लगे, इस बार आपने बात करी है ARC AMC कंपनी यानी बैड बैंक की, तो ये बुरा बैंक क्या है? ये एक्चुअली बैंक नहीं है, ये जो है जो एसेट संक्षिप्त में मुझे बताइए कि ये बैड बैंक है क्या और क्या करेगा और जनता को क्या फायदा है? इसमें जनता को इनडायरेक्टली फ़ायदा है और डायरेक्टली बैंकों को फ़ायदा होगा, और बैंक को फ़ायदा होने से हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम और मजबूत होगा। बैंक के पास जो है एसेट्स ऐसा है जो स्ट्रेस्ड एसेट्स जिसको कहते हैं, वो लोन खराब हो गया। अब वो अगर कितना है अभी? ये जो लेगेसी मतलब ये पुराना है, पीछे का जो चल रहा है, जिसको हम लेगेसी NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें कि पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंकों को, वो रुक गया उनका पैसा आना, तो वो लगभग 2 लाख करोड़ का है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक्स मिला के, जिसका 80% करीब होगा पब्लिक सेक्टर बैंक और 20% करीब होगा प्राइवेट बैंक्स का। तो ये एसेट्स जो है उससे कैसे वो पैसा वापस मिले, तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ARC और AMC, जिसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और AMC को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, तो वो सारा ये एसेट्स को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे ARC में। ARC फिर उसको AMC को देगा, जो उसको अनंतिम रूप से उसको चलाएगा, प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाएगा उसको। उसके बाद उसको बाजार में प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के अंतर्गत उसको बाजार में बेचेगा। यानी बेसिकली आप कह रहे हैं कि बैंकों ने कुछ पैसा दिया, उस आदमी ने कि जिसने लोन लिया उसने कुछ एसेट क्रिएट किया, फैक्ट्री लगाई, जमीन खरीदी, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी जी, तो ये एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इस नई कंपनी को, और ये कंपनी उनको बाजार में बेच करके रिकवरी की कोशिश करेगी और वो बैंकों को पैसा वापस करेगी। लेकिन इसमें थोड़ा बैंकों का भी नुकसान होगा। बैंकों का निश्चित रूप से नुकसान होगा, वो पूरा पैसा तो नहीं आया, वो खराब हो गया। तो इसमें क्या करेंगे बैंक्स, जो ये AMC को देंगे, उनका ये भी प्रयास होगा, मान लीजिए कोई स्टील फैक्ट्री है, उसको चला के उसका वैल्यू को बरकरार रखेंगे या वैल्यू को एनहांस भी कर सकते हैं, तो उनको अपसाइड भी है बैंक को, मतलब जो पैसा वो उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा, कम से कम उतना पैसा मिल जाएगा। ये नहीं कि वो स्क्रैप होकर जीरो हो जाए। पिछले कुछ सालों में जो विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, इन सब कांड के बाद जनता को थोड़ा सा बैंकरों पे ये भी शक है कि वहां पे वो लोन ऐसे देते हैं जैसे कि उनका अपना पैसा नहीं किसी और का है। तो ये चीज कैसे चेक होगी, क्योंकि आपस में साठगांठ हो गई तो किसी को भी लोन दिया जाएगा कि इसके लिए भी कुछ सेफ्टी नेट है? जनता बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, और कोई फ्रॉड होगा तो वो एक रजिस्ट्री है, उसमें तुरंत बैंक को रिपोर्ट करना है, जो RBI के परिधि में आता है, क्रिलिक, यानी जैसा नीरव मोदी में तो वैसा नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसके बाद से काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है बैंकिंग सिस्टम में कि कोई ऐसा फ्रॉड करके ले जाए, ये बहुत कठिन है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम से 80 करीब ट्रिगर है कि कहीं कुछ हुआ तो वो पता चलेगा कि वहाँ कुछ हो रहा है गड़बड़, और वो जो इन्फॉर्मेशन है एक बैंक को पता चलता है, वो शेयर होता है सभी बैंक्स के बीच में, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में। तो इस प्रकार की बहुत मजबूत व्यवस्था अब आ रहा है सिस्टम में, कुछ आ गए हैं और कुछ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मैं समझता हूँ हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर ये एसेट्स फ्री हो जाएंगे तो बैंकों के पास पैसा होगा लेंडिंग के लिए, और लेंडिंग बढ़ेगा तो पब्लिक उससे बेनिफिट होगी। दूसरी बात है, बैंक्स अपने आप में बाजार से पैसा उठा सकते हैं। जो आप कह रहे थे कि लोगों का सेविंग्स है तो कहाँ डालें, वो यहाँ एक शेयर होल्डर के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंकों ने अभी 50,000 करोड़ से ऊपर मार्केट से रेज किया। इसका मतलब पब्लिक का उसका कॉन्फिडेंस है कि साहब बैंक्स हमारा जो है स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो ये एक संकेत है उसका। पांडा साहब, आपने जनता के लिए बहुत सारी जानकारी दी है, उसके लिए हमें बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।